बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अखबार में दो बैंकों ने अपनी इकॉनमी आउटलुक की पिक्चर जो जारी की है, मैं आपके सामने वो पॉइंट सिर्फ रखूँगा जो आपके इंटरेस्ट में, जो आपको मालूम होना चाहिए कि अगले साल 2024 में आपके साथ क्या होने जा रहा है, आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जिन लोगों ने ख़ास तौर पे लोन लिए हुए मकान के वो कितना लोन कम देंगे, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो कैसी रहेगी, और उसके अलावा जो आपकी जो जॉब्स हैं उन पे क्या असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब्स लूज़ करने जा रहे हैं। और ये भी बताऊंगा कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा जॉब लूज़ होंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो को अगर आप एंड तक देखें तो इसमें आपको अगले साल की पूरी एक पिक्चर इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ आपको नज़र आएगी। स्वीडन अगले साल में तरक्की नहीं करेगा बल्कि रिवर्स जाएगा, नेगेटिव में जाएगी इसकी जीडीपी, पॉजिटिव में नहीं जाएगी। लेकिन 2025 में ये फिर से तरक्की करना शुरू कर देगा। अब इसमें जो इन्फ्लेशन है वो आजकल डाउनवर्ड की तरफ चल रही है और ये कंटिन्यूस डाउनवर्ड की तरफ चलेगी। अच्छा, इसमें दो बैंकों ने अपनी आउटलुक दी है, एक स्वेट बैंक है, एक अंडल्स बैंक है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा इख्तलाफ है, तो मैं दोनों के बयान कर दूंगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो क्या इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे कि मैंने बोला कि स्वेट बैंक ने कहा जी कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउन होगी, इस साल के आखिर तक 2.4% हो जाएगी। इस वक्त की तकरीबन 4.6 के लगभग में इस वक्त मौजूद है। तो 2024 की एंड तक ये 2.4% हो जाएगी। जो स्टेट बैंक है यहाँ का, उसका जो एस्टिमेट है या जो उनका टारगेट है आप उसको कह लें, वो 2% तक लेके आना है। इन्फ्लेशन आपको जैसे पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, महंगाई कम हो रही है। 2025 में 1.4% आ जाएगी जो एक्सट्रीम नॉर्मल है। अब इंटरेस्ट रेट अगर जो बैंक का वो डाउन होना शुरू हो जाएगा जून 2024 के बाद, इसका मतलब है कि अगले 6 महीने और जो इंटरेस्ट रेट है या तो बढ़ेगा या सेम लेवल पे रहेगा। जो अभी नेक्स्ट जो आ रही है इंटरेस्ट रेट की डिक्लेरेशन करने की, उसमें ये बताया जाएगा कि अभी काफ़ी बैंक कहते हैं जी कि यहाँ पे ये सेम रहेगा एज इट इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इस वक्त मौजूद है, और अगले 6 महीने तक सेम रहेगा। उसके बाद ये डाउन होना शुरू होगा। डाउन होने का मतलब है जो आप बैंकों की किस्तें दे रहे हैं मकानों की या गाड़ियों की, वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ये स्वेट बैंक के बकौल 2024-25 में तकरीबन 25,000 नए मकान बनेंगे, और 25,000 नए मकान उस एवरेज से बहुत गुना कम है जो नॉर्मली स्वीडन में हर साल बनते हैं। अब 25,000 नए मकान बनेंगे तो इससे आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी इंडस्ट्री मुतासर होने जा रही है। आपको समझ आ गई कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि जब ज़्यादा मकान नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि जो काम करने वाले हैं इस इंडस्ट्री के मकानों के साथ या इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उनकी जॉब्स जाएंगी। इसमें मिस्त्री, मज़दूर, इसमें बाकी वो सारी इंडस्ट्रीज़ की भी जॉब जाएंगी जो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यहाँ पे बाउस है, बाउस का काम भी डाउन हो जाएगा। इस तरह जो बाकी टाइलों वाले हैं उनका काम भी डाउन हो जाएगा, जो पाइपों वाले हैं उनका काम भी डाउन हो जाएगा। तो लकड़ी वाले या फर्श वाले या दरवाजे बनाने वाले, यहाँ से कुछ जॉब्स की कटिंग होगी। इसके अलावा मैं फर्दर बताऊंगा कि और कौन से डिपार्टमेंट से, कौन सी इंडस्ट्री से जॉब की कटिंग भी होती है। तकरीबन 40,000 आदमी 2024 में अपनी जॉब लूज़ करेंगे। 40,000 बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अगर आप इसमें ये देखें कि इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो 27,000 जो तनख्वाह जो रखी है गवर्नमेंट ने उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, और उनकी अचीव न करने की वजह से उनके जो पेपर ख़त्म होंगे उसकी वजह से उनकी जॉब्स भी मुतासर होंगी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी जो मुश्किलात इस वक्त गवर्नमेंट को आ रही है कि हेल्थ सेक्टर में या सर्विसेज सेक्टर में, जो कि बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए है, प्लस हॉस्पिटल्स के अंदर इनको नर्सेज और हेल्थ सर्विसेज में लोग मैसर नहीं होंगे, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की जो तनख्वाहें हैं वो उस लेवल तक नहीं है। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि जो स्वीडन का मॉडल सिस्टम है, मॉडल सिस्टम का मतलब ये है कि जब आप जॉब तलाश करने जाते हैं तो आप अपने मालिक से जाकर निगोशिएट करते हैं कि आपको इतनी सैलरी चाहिए, वो ऑफ़र करता है मैं आपको इतनी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन में मिनिमम तनख्वाह का रवाज नहीं है। तो वो जो निगोशिएशन होगी लोगों की, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पे होगी। लोग कहेंगे भैया आप हमें इतनी तनख्वाह नहीं देंगे तो हम तो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो ये मालिकों पे थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, गवर्नमेंट पे दबाव पड़ेगा, यूनियन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा कि अगर यूनियन वालों को मज़ीद मेंबर चाहिए
तो वो इन लोगों की जंग लड़े और जंग लड़ के वो कहे जी कि आप इनकी तनख्वाह बढ़ाएं और मिनिमम इस लेवल तक लेके आएँ कि ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ कर सकें, वरना ये लोग इस वक्त रिस्क की हालत में चल रहे हैं। अब एंडल्स बैंकर की थोड़ी सी डिफरेंट आउटलुक है। उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो बैंक लोन जब मैक्सिमम पीक इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5%, तो एवरेज जो जिनका फिक्स है या जिनका वेरिएबल है उनका 4% एवरेज चल रहा है। एवरेज 4% इज टू मच। पाकिस्तान में 10% चलता है, 8% चलता है, यहाँ पे 4% भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली यहाँ पे 1%, 1.25% इतना होता है। अगर आप स्टेट बैंक का देखें तो स्टेट बैंक का 0.5% या 0.75% नॉर्मल हालात में होता है। एंडल्स बैंक ने कहा जी कि जो इंटरेस्ट रेट है ये डाउन होना शुरू होगा 2 साल के अंदर। 2 साल एक बहुत लंबा अरसा है, लेकिन स्वेट बैंक ने कहा जी कि अगले 6 महीने बाद ये ऐसा ऐसा डाउन हो चुका है। एडल्ट बैंक ने जो डाउन होने का कहा है, उन्होंने कहा जी कि 3.5 या 4% तक वो डाउन हो जाएगा। एवरेज इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा मैं, जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सैलरीज की बात करें कि लोगों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो अगले साल तकरीबन मिड में, आप जून में कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड एवरेज सैलरी आपकी बढ़नी है वो तकरीबन 3.8% है। किसी की कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक एवरेज एस्टिमेट है वो 3.8% सैलरी बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो सैलरी का जो थ्रेशोल्ड रखा है इमिग्रेशन वालों ने या गवर्नमेंट में कि आपको पेपर लेने में इतनी मिनिमम सैलरी चाहिए, ये चीज़ यूनियन वाले थोड़ी सी लड़ाई लड़ के इस सैलरी को थोड़ा सा और बढ़वा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो मालिक हैं आपके जॉब के, वो इस वक्त दबाव में है। दबाव में इसलिए है कि उनके पास फ्यूचर में उनको नज़र नहीं आ रहा कि कौन लोग काम करेंगे इनके। अगर इनको एम्प्लॉइज़ नहीं मिलेंगे तो वो कोशिश करेंगे कि जो एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी हैं इनकी वो सैलरीज बढ़ा के इनको अपने पास रखें। तो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन जो एवरेज सैलरी है वो 3.8% बढ़ने जा रही है। आप लोगों के पास जो तनख्वाह के ऊपर दबाव है, यानी कि जो महंगाई है, वो तकरीबन इस साल भी चलती रहेगी। गो कि अभी पेट्रोल की प्राइसेस आज कल से तकरीबन डाउन होने शुरू हो गई है, तकरीबन 1.5 क्राउन का फ़र्क पड़ गया है पेट्रोल की प्राइसेस में। तो ये फर्दर उम्मीद है कि डाउनवर्ड की तरफ चलेंगे। पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा महंगाई थी, ये कीमतें ज़्यादा ऊंची थी, उसकी एक बड़ी वजह जो थी, एक तो क्राइसिस था यूक्रेन और रशिया की जंग का, जो दूसरा जो मेन वजह थी वो स्वीडिश करेंसी का डिवैल्यू होना था, क्योंकि स्वीडिश जो कोरोना है वो काफ़ी डिवैल्यू हो चुका है। तो स्वेट बैंक का ये कहना है कि स्वीडिश कोरोना इस वक्त जो कि तकरीबन 11.49 स्वीडिश कोरोना $1 के बराबर है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेगा। इसका मतलब है स्वीडिश कोरोना जो है वो तकरीबन 11.20 आप पैसे कह लें स्वीडिश कोरोना $1 के बराबर, थोड़ा 0.30 ये स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो हमें बजाय 26-27 मिलने के मुमकिन है 1 या 2 रुपये हमें फालतू मिल जाए। जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि सिर्फ 25,000 नए मकान बनेंगे। प्रॉपर्टी की कीमतें जो एवरेज इस वक्त गिरी हुई हैं 2022 से लेकर अब तक तकरीबन 15% गिरी हुई हैं। एडल्ट बैंकर का ख्याल है कि प्रॉपर्टी जो है वो सेम प्राइसेस में रहेगी। कम मकान बिकने के लिए मार्केट में आएंगे, लेकिन उसके साथ कम गाहक भी मार्केट में होंगे, वो स्टेबल रहेगा। लेकिन जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि अगले साल के बाद, जून के बाद, जब इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली मकान की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों को एक रोशनी नज़र आएगी कि अब मकान जो बैंकों की जो किस्तें हैं वो डाउन होने की तरफ जा रही हैं, तो अभी हम मकान की ख़रीद लें फ़ौरन। बेशक हम 6 महीने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा हम लोन दे दें, लेकिन कीमतें सस्ती होने की वजह से हमें अच्छे मकान मिल सकते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी अगले साल के बारे में। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।